Yeah. Okay, fine. So we'll start with this very video, which is okay. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम नेक्स्ट पार्ट पे थे, विच वाज डिफरेंस बिटवीन एफआईआर एंड प्राइवेट कंप्लेंट। प्राइवेट कंप्लेंट मैंने पहले भी बात करी थी, एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में फाइल होता है और एक प्राइवेट कंप्लेंट एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में फाइल होती है। अब अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं एक बार रेकमेंड करूंगी कि आई बटन पे जाके देख लीजिए, because this is the only thing I can do right now because I have explained everything right over there, like literally everything we have covered over there, and I would not want you to miss those things. So generally यार एक बार देख लो उसको, इतनी कोई इतनी बड़ी नहीं है कि देखी ना जाए, बहुत सिंपल सिंपल है। ठीक है, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है। फाइन। क्रिमिनल केसेस आर इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर व्हिच इज लॉन्च्ड। प्राइवेट कंप्लेंट्स है बेसिकली फॉर हाई प्रोफाइल कंप्लेंट्स, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो पुलिस अपनी बुक में मेंशन करती है, नॉन कॉग्निजेबल सॉरी। ओके, तो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इस पर्टिकुलर चीज को देखी जाती है, राइट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम जब भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को उठाते हैं ना, दैट इज एन एफआईआर, मतलब एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है। हम क्यों बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो क्राइम कमिट होता है ना, वो अगेंस्ट सोसाइटी एज अ होल देखा जाता है। लाइक किसी के साथ मान लो अगर रेप कमिट होता है, तो अगर किसी एक व्यक्ति के साथ कमिट हो सकता है सोसाइटी में कल किसी और व्यक्ति के साथ कमिट हो जाए। सो इट्स आई वुड से it's a wrong against the society, right? It's still a crime against the society. If it's committed against one person, it could have been committed against the society, right? Or it could be committed against the society in the future, right? In future, if we talk about it. Similarly, if I talk about murder, murder is something, if one person has been murdered today, then there are chances maybe people in the society right now, not right now, but maybe 2 days or maybe after some time, maybe murdered by someone, right? Maybe murdered by a group of people or या फिर someone or maybe some other individual। ये सब चीजें देखी जाती है, इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, बिकॉज दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग जस्ट द विक्टिम बट दे रिप्रेजेंटिंग द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, दैट इज द थिंग। In addition to private complaints, through also can also conduct cases through the lawyers in respect of private complaints. Private complaint under 138 of Negotiable Instruments Act. Negotiable Instruments Act 1881 is an example. Negotiable Instruments Act जैसे आप बात कर सकते हैं प्राइवेट कंप्लेंट के अबाउट चेक। चेक डाला किसी पर्टिकुलर आपने बैंक में कि ये अमाउंट आपका डेबिट कर लिया जाएगा आपके अकाउंट से। चेक बाउंस हो गया क्योंकि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं था कि फाइनली वो पर्टिकुलर, आई वुड से, बंदा जिसको आपने चेक दिया था वो पैसे ले पाए। वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में वो एक प्राइवेट रॉन्ग की तरह देखा जाएगा। ठीक है, इसमें भी हियरिंग्स होती हैं कोर्ट में चेक बाउंस होने की। दैट कम्स अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड जनरली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट। मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है प्राइवेट कंप्लेंट को भी देखने की, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है, वारंट वगैरह इश्यू होता है उठाने के लिए। ऐसे आपको आप उठाकर नहीं ले जाते जिससे कॉग्निजेबल में उठाते हो। अब सीआरपीसी का प्रॉपर प्रोसीजर है कि किसी बंदे ने क्राइम को कमिट करा, क्राइम को कमिट करने के बाद उस बंदे का अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के टाइम पर बंदे की इन्वेस्टिगेशन हुई, जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस हुआ तब उसकी इंक्वायरी हुई, एंड फाइनली लास्ट में उसका ट्रायल हो जाएगा, जहां पर पता चलेगा कि वो बंदा कन्विक्ट हो जाएगा या फिर वो एक्विट हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कि कैसे प्रोसीजर फॉलो करा जाता है। ठीक है, फाइन। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा बहुत डिफिकल्ट सा नहीं है। बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, बट है नहीं असलियत में। मेरे को लगता है जब शुरुआत में मैंने पढ़ा था 11th के टाइम पर, बट नहीं था। ओके, प्रिलिमिनरी स्टेज मतलब बिल्कुल पहले वाली स्टेज इज इन्वेस्टिगेशन। जब होती है एफआईआर के बाद, एफआईआर चालू हो गई, उस बंदे को आपने उठाना चालू करा, उस बंदे को आपने लॉकअप में रखा। ठीक है, अब सस्पेक्ट से कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट करा या अदरवाइज मतलब नहीं भी डायरेक्ट करा, डिपेंड करता है कौन सा ऑफेंस है। आप वो फैक्ट्स वगैरह कलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर बंदे के बारे में, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, इंस्पेक्शन ऑफ द प्लेस जहाँ क्राइम अकर हुआ था, है ना, कोई आर्टिकल मिला था या नहीं, ascertainment of facts and circumstances, we're going to see if you're able to find some other facts or circumstances। कोई सस्पेक्टेड बंदा है उसको अरेस्ट कर लिया, अलग अलग बंदों जो आसपास के थे उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी, सर्च एंड सीजर, जो जो पर्टिकुलर आइटम्स थे उनको ले लिया, जो आसपास के मिले पुलिस ने जब्त कर लिया। फाइनली 24 आवर्स खत्म हो गए और बंदा गया मैजिस्ट्रेट के पास, इंक्वायरी का प्रोसेस हुआ चालू। इंक्वायरी बिल्कुल ट्रायल का बिल्कुल आई वुड से मिनी पार्ट होता है, प्रोटोटाइप मान लो ट्रायल का। प्रोटोटाइप होता है जहां पे मैजिस्ट्रेट देखता है कि यार क्राइम जो है सच में कमिट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर उसको लगता है, देखो अगर यहाँ पर बिल्कुल क्या होता है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है हाँ जो पर्टिकुलर कंप्लेंट है उसमें सब्सटेंस है, क्राइम कमिट हुआ है, तो इस केस में
what the person is going to do, magistrate is going to do, magistrate is going to ask the police to create a charge sheet. ठीक है, फॉर द मतलब आप चार्ज शीट फाइनली प्रेजेंट करो कोर्ट में। क्लीन चिट नहीं मिली, क्लीन चिट तब मिलती है जब पता चलता है कि हाँ बंदे पर तो कोई वो चार्ज लगा ही नहीं था, ठीक है, या फिर बंदा क्विट कर देगा, देन यू आर गोइंग टू गिव द क्लीन चिट, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग, इट्स नॉट गिवन लाइक दैट। सो यहाँ पे डिसाइड करा जाता है ओके, अगर इस बात में दम है तो हम ट्रायल को चालू करेंगे, नहीं तो इसको डिस्चार्ज कर दो। अब क्विट नहीं बोलेंगे इस केस में, डिस्चार्ज बोलेंगे, बिकॉज क्विट तब करते हैं जब किसी चार्ज को हटाया जाता है। अब तक कोई चार्ज नहीं लगा, अब तक वो अरेस्टेड पर्सन था। जब ये लगेगा कि हाँ सब्सटेंस से मैटर में ट्रायल को चालू करते हैं, वो अक्यूज्ड पर्सन बन जाएगा। और अक्यूज का पर्सन, अक्यूज बनने का मतलब ऐसा नहीं कि वो कन्विक्ट हो गया, ठीक है। अब तो चीजें बहुत क्लियर हो गई होगी। ट्रायल फाइनली चालू होता है कि देखा जाता है फाइनली पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है। प्रॉपर जुडिशियल ट्राइब्यूनल चलाता है, प्रॉपर मैजिस्ट्रेट चलाता है, प्रॉपर चीज को देखा जाता है। अब मेजरली हमारा जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है ना पूरे जुडिशियल सिस्टम, वो बेस्ड है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। मतलब आपको जो प्रोसिक्यूशन है ना, मतलब जो विक्टिम है ना, जिसके साथ क्राइम कमिट हुआ है, उसको पुलिस को भरोसा पुलिस को नहीं, सिस्टम को या जुडिशरी को या जज को अपने सामने भरोसा दिलाना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मतलब कोई भी 1%, 0.something% डाउट नहीं होना चाहिए कि ओके इसने क्राइम कमिट नहीं करा। ओके क्राइम उसने कमिट करा है, ये उसको 101% दिखाना पड़ता है कि अक्यूज ने हाँ क्राइम कमिट करा है, इज डेफिनेटली कमिटेड द ऑफेंस। वो एविडेंस के बेसिस पर फाइनली उसको पनिशमेंट दी जाती है, लास्ट में फिर कन्विक्शन का सेंटेंस उसको दिया जाता है। सेंटेंस सुनाने का मतलब कन्विक्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर होता है प्रोसिक्यूटर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, मैंने बता दिया। एडवर्सरी हमारा एडवर्सेरियल सिस्टम है, राइट, इंक्विजिटोरियल सिस्टम नहीं है। एडवर्सेरियल या इंक्विजिटोरियल सिस्टम क्या है ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई थिंक मैंने करा नहीं है क्या ये एक्सप्लेन, लाइक जेन्युइनली नहीं मैंने करा है उसको। आर्बिट्रेशन वाला, मीडिएशन वाला चैप्टर में आई थिंक आई हैव कवर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। यू चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो, मैं इसको आई बटन पे डाल दूंगी। एडवर्सेरियल इंक्विजिटोरियल सिस्टम आई एक्सप्लेन्ड इट लाइक वेरी ब्यूटीफुली, उसको एक बार जाके देख लीजिएगा, आई बटन पे डाल दूंगी। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, तो थ्री टर्म्स है, थ्री डिफरेंट स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में पुलिस आइदर बाय हिमसेल्फ और अंडर मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट करता है क्राइम को। पुलिस को लगता है कि हाँ कोई क्राइम नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैजिस्ट्रेट बोल देगा ओके छोड़ो। अब मैजिस्ट्रेट को लगे कि हाँ मैटर को फर्दर लेना चाहिए इंक्वायरी के लिए, ओके फाइन, मतलब करो, तो वहां से ट्रायल का प्रोसीजर चालू होता है। तो आपने लिया, ठीक है, प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी मतलब प्राइमा फेसाई भी आपको बोल सकते हैं। आपको पता याद होगा मैंने एक रील बनाई थी जहां पे मैंने डिफरेंस बताया था प्राइमा फेसाई और एक्स फेसाई में। वो रील आप एक बार जाके देख लीजिए, वो भी मैं आई बटन पे डाल दूंगी, लेकिन इट्स वेरी हेल्पफुल, ठीक है। प्राइमा फेसाई एंड एक्स फेसाई, तो प्राइमा फेसाई का मतलब होता है कि हम सुपरफिशियली देखते हैं, ओके ऊपर ऊपर से, क्योंकि अभी हम बहुत बेसिक इंक्वायरी वाली स्टेज में हैं। और मैजिस्ट्रेट को लगता है ओके अगर इस चीज में सब्सटेंस हमें दिखा तो फाइनली हम इसको ट्रायल की तरफ लेकर जाएंगे। अगर डिस सब्सटेंस दिखा, सब्सटेंस दिखने का मतलब कि ऊपर ऊपर से दिख जाए, ओके एविडेंस के तौर पे लग रहा है हाँ बंदे ने क्राइम कमिट करा है, तो जस्टिस मिलना चाहिए विक्टिम को। तो जो ऊपर ऊपर वाली बात होती है दैट इज नोन एज प्राइमा फेसाई। मैजिस्ट्रेट जज को फ्रेम करता है, ट्रायल फाइनली बिगिन होता है, एंड वो कन्विक्ट भी कर सकते हैं, क्विट भी कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स मर्डर डकॉइटी वगैरह के लिए सेशंस कोर्ट पे जाता है। अब सेशंस कोर्ट क्यों बोला, आप बिल्कुल नीचे से क्यों नहीं चालू कर सकते, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, cognizable offense है बेटा, this is cognizable offense, this is a very serious offense, murder and dacoity, so you're going to start it from district level का भी highest authority सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया अच्छा नहीं लगा, यू गो टू द हाई कोर्ट डायरेक्टली, उससे ऊपर आता है, राइट। अब आ जाओ, वारंट समन्स एंड समरी ट्रायल्स, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर क्लैट, पहले ही मैं बोल रही हूँ, पैसेज में जरूर आते हैं ये समन, वारंट, समरी ट्रायल क्या है, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, कोई दिल से इसको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हाँ यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ इट कम्स इन अ पर्टिकुलर पैसेज, लीगल के कुछ चीजों में आता है, मॉक्स में कुछ आता है, सो यू आर इन द पोजिशन टू आंसर, ठीक है। वारंट केस और समन्स केस में डिफरेंस क्या है, अब देखिए वारंट केस का मतलब होता है ऐसा पर्टिकुलर ऑफेंस जो पनिश करा जा सकता है विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग नॉट 2 years। देखो अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट आप बोलते हो 14 साल की क्यों होती है, एवरेज ऑन एवरेज 14 साल की होती है, मैक्स टू मैक्स ये 20 years तक जा सकती है, ठीक है, अप टू 20 years। तो 14 साल की इसलिए बिकॉज ऐसा देखा जाता है कि 14 साल मतलब काफी तुम्हारा चंक ऑफ लाइफ है, और चंक ऑफ लाइफ जेल में चला गया इसलिए तुम्हारी लाइफ का मेजोरिटी पार्ट चला गया, इसलिए इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है।
अदरवाइज जब मैं शुरुआत में जब मैंने ये वर्ड्स आई थी, मैंने इनको देखा था लाइफ इम्प्रिजनमेंट को, छोटी थी तो समझती थी कि वो बंदा पूरे लाइफ टाइम जेल में रहेगा, बट वो लाइफ टाइम जेल में रहता नहीं। ठीक है। आप देखो, दो टाइप ऑफ प्रोसीजर होते हैं ट्रायल के लिए। एक तो बाय मैजिस्ट्रेट, जो पुलिस रिपोर्ट में आता है, एंड दूसरा जब प्राइवेट कंप्लेंट्स, ये अब दैट अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट का मतलब प्राइवेट कंप्लेंट्स है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ा था, चेक बाउंस वाला, वो एग्जाम्पल है। पुलिस रिपोर्ट पहले वाला मतलब एफआईआर, वारंट केस समझ गए, सीरियस ऑफेंस के लिए। ठीक है, सीआरपीसी का भी डेफिनेशन दे रखा है वारंट्स केस में। ठीक है। In respect of the of cases instituted on a police report, it provides for the magistrate to discharge the accused upon the consideration of the police report and attached documents, if there are no legal basis. हम इंक्वायरी वाले स्टेज के बारे में बात करें, ऐसा लग रहा है कोई प्राइमा फेसाई चीज नहीं है तो ट्रायल में क्यों ही रखना होते को, है ना। इफ देयर इज नो केस द अक्यूज्ड इज डिस्चार्ज, अक्विटेड नहीं डिस्चार्ज, क्योंकि हम ट्रायल से पहले उसको बरी कर रहे हैं। इफ द अक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज, कि मैजिस्ट्रेट के पास पूरा रेगुलर ट्रायल वो होल्ड करता है। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस पनिशमेंट विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 7 years का टर्म है, द ट्रायल इज कंडक्टेड इन सेशंस कोर्ट आफ्टर बीइंग कमिटेड और फॉरवर्डेड टू द कोर्ट बाय द मैजिस्ट्रेट। कुछ चीजें आप सेशंस के पास जाते हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये मर्डर डिकॉइटी वगैरह के लिए, फिर अदर कॉग्निजेबल ऑफेंस सेशन से चालू करते हो। तो ये जो 7 years वाला टर्म है ना, यहाँ पर आप सेशन से ही चालू करते हो। समन्स केस इज समथिंग, a case which is not a warrant case, directly opposite। जिस ऑफेंस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, जिस ऑफेंस में डेथ पनिशमेंट नहीं है, और जिस ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट 2 years से ज्यादा नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज अ समन्स केस। अब समन्स केस में आपको चार्ज फ्रेम करने की जरूरत ही नहीं है। It's just that the court gives substance of the accusation, which is called as notice, to the accused when the person appears in the pursuance of summons, and the court has a right to convert a summons case into a warrants case if the magistrate thinks it is in the interest of justice. कोई वारंट नहीं उठा रहे, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही, पुलिस पकड़ के ले जा रही है, कोर्ट बस आपको समन्स भेजता रहता है, नोटिस भेजता रहता है कि आपको कोर्ट विजिट करना है, यहाँ पर केस है, आपको आना है। हाँ, और अगर मान लो उस समन्स का वायलेशन हो रहा है या फिर क्राइम पता चलता है और हीनस हो चुका है, उसको वारंट्स केस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फाइन। फाइन। और वारंट्स केस में कन्वर्ट करने का मतलब पुलिस आपको उठा के ले जाएगी। ठीक है, चाहे वो बिना वारंट के हो या फिर विदाउट वारंट हो, डिपेंडिंग ऑन दीज थिंग्स की वो पुलिस रिपोर्ट पर है, अदरवाइज हम पुलिस रिपोर्ट है। ठीक है, वारंट्स केस समझ गए आप। वारंट्स केस में वी आर बेसिकली, जब हम बात कर रहे हैं ना एफआईआर या फिर प्राइवेट कंप्लेंट्स में, पीछे हम बात कर रहे हैं वारंट्स केस के बारे में इनडायरेक्टली, लेकिन जब कोर्ट भेजेगी समन्स, दैट इज गोइंग टू बी समन्स केस। समरी ट्रायल्स का मतलब क्या होता है, आप देखो, समरी ट्रायल्स इज द नेम विच इज गिवन टू द ट्रायल्स विच आर डिस्पोज्ड ऑफ स्पीडीली एंड द प्रोसीजर इज सिंप्लीफाइड। प्रोसीजर बहुत सिंप्लीफाइड है, बहुत छोटे छोटे केसेस होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड वगैरह नहीं होते कि बहुत दिक्कत हो, है ना। कॉम्प्लिकेटेड केसेस आपके यूजुअली समन्स और वारंट्स में होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर बहुत छोटे छोटे समरी ट्रायल्स, को पर्स किसी का चुरा के ले गया, वो लेके चला गया, दैट इज नॉट सो बिग और नॉट सो हीनस एट ऑल, दे आर समरी ट्रायल्स। ठीक है, कोर्ट का ज्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो, क्योंकि और भी ज्यादा केसेस जो हीनस वाले उनको भी देखना पड़ता है। आज फाइनली पूरा क्रिमिनल ट्रायल का प्रोसीजर क्या है, इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। और मैं बता दूं, ये जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है, मैंने इंस्टाग्राम रील के माध्यम से या फिर यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से ऑलरेडी ही एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस अगेन, सो मैं आपको आई बटन पर अटैच कर दूंगी, उसको आप देख लेना। दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन। हाँ, लास्ट इज नॉट सो रेलेवेंट बट विल डू इट, राइट, विल स्किम थ्रू इट। ठीक है, अब फाइन। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और इशुएंस ऑफ नोटिस, देखिए, सो बेसिकली पहले बार में क्या बात कर रहे हैं, अब आपको प्रोसीजर ऑलरेडी मालूम पड़ गया होगा, उसमें बहुत रिआइटरेट इसको करा है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स अप, और इशुएंस ऑफ नोटिस। इशुएंस ऑफ नोटिस का मतलब समझ के, ठीक है, ट्रायल यहाँ पर बिगिन होता है। एट दिस स्टेज द जज इज रिक्वायर्ड टू सिफ्ट एंड वे द एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर और नॉट प्राइमा फेसी केस इज अगेंस्ट हिम और नॉट। ये देखना पड़ता है ना कि प्राइमा फेसी केस है नहीं है, प्राइमा फेसी केस होगा तभी तो ट्रायल चलाएंगे, इसलिए इंक्वायरी के टाइम में चीजें देखते हैं। अगर लगता है कि हाँ भाई चीजें हैं, तो कोर्ट चार्ज को फ्रेम करता है। ऑन द अदर हैंड जज कंसिडर्स की कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है, तो बंदे को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। नॉट एक्विट बट डिस्चार्ज, यू नो दिस नाउ। मतलब आई थिंक बहुत क्रिस्टल क्लियर था, इट वाज लाइक कंप्लीटली, आई वुड से क्रिस्टल क्लियर, ये वाला चीज जो है। क्रिमिनल लॉ अगेन पढ़ाने में बेटर लगता है सबसे। अगेन, द चार्ज शैल बी रेड आउट एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड, एंड अक्यूज्ड शैल बी आस्क्ड वेदर और नॉट ही प्लीड्स गिल्टी बिफोर द कोर्ट और नॉट। बिकॉज ऐसा नहीं होता, देखो, वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और नॉट, आपको एक बार अक्यूज से भी वो चीज बुलवानी पड़ती है कि इज इट इवन एक्सेप्टेबल और नॉट,
राइट, बट वो एक्सेप्ट हो ही जाते हैं एंड में। ठीक है, दैट इज द थिंग, एक बार अक्यूज को भी बोलना पड़ता है। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस आफ्टर फ्रेम स्टार्ट प्रोसिक्यूशन, अब ये आती है मेन चीज जो डिफिकल्ट लगती है बच्चों को। अब फाइनली जब ट्रायल चालू होता है ना, जो विक्टिम था, चलो मान लीजिए आप हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक बंदा ए, एक है बी। जो आपका ए था, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज द विक्टिम एंड बी इज द मर्डर। ठीक है, प्रोसिक्यूशन इज ए, डिफेंडेंट इज बी। देखिए ए का जो लॉयर है वो आएगा, वो सारे विटनेसेस को बुलाएगा, आसपास के फ्रेंड्स होंगे उस पार्टी में जहां पर मर्डर हुआ था या नहीं था, बिकॉज जब ए का मर्डर हो चुका तो उसके फैमिली मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ना उसको। ठीक है, उसको लॉयर वगैरह उसके लिए हायर करा होगा एक्सेट्रा। तो विटनेसेस को बुलाएंगे, आसपास के जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स थे जो पार्टी में गए थे, और उसको एग्जामिन करेंगे अंडर ओथ। दिस इज नॉन एज एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, अब एक और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, एक मिनट इसको इधर है। एग्जामिनेशन इज विदाउट ओथ, इसका मतलब क्या है, ये नीचे वाले आई एम गोइंग टू हाईलाइट बोथ ऑफ दीज। अंडर ओथ और विदाउट विदाउट ओथ का मतलब क्या है, इसका मैं आपको सिग्निफिकेंस अभी बताऊंगी। ठीक है, ओथ में आप करते हो, अब ओथ का मतलब आप क्या करते हो, ओथ का मतलब ये होता है कि आप इसको ना चेंज नहीं कर सकते। आपने बोल दिया तो आपने बोल दिया। ये वाली चीज होती है ना, विटनेस जब गलत एविडेंस देते हैं तो ऐसा होता है ना कि कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, है ना। तो दैट इज, आप गुमराह वाली चीज कर ही नहीं सकते। यू नीड टू गिव सॉलिड पक्का प्रूफ, अच्छा खासा, आई वुड से अपना विटनेस जो आप उस टाइम बने थे, यू नीड टू एक्चुअली नरेट व्हाट एक्चुअली हैपेंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम in front of you. So you need to say that. Otherwise, if you try to mold the statements, or if you try to, I would say, hide something, then you could be taken into as contempt of court, because again you are not helping the court to deliver justice. ठीक है, एग्जामिनेशन चीफ होता है प्रोसेस। आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो इस केस में विटनेस को विच इज प्रेजेंटेड बाय प्रोसिक्यूशन, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस एग्जाम का मतलब जो अक्यूज का लॉयर है, जो बी का लॉयर है, वो आएगा और पूछेगा ए के लॉयर से, ओके आप उधर थे, तो उधर होने का मतलब, या फिर अगर बी ने पार्टी में ए को बोल दिया कि मैं तुम्हें मार दूंगा, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बी मार देगा, हो सकता है गुस्से में उसने बोल दिया हो। लॉयर आकर बातें करेंगे उनसे, उनको विटनेस, उनको एग्जामिन करेंगे, इसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। क्योंकि ऑलरेडी एग्जामिन करके रख दिया प्रोसिक्यूशन ने, उनको दोबारा एग्जामिन करेंगे दूसरी पार्टी, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो प्रोसेस बहुत हम इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, और सबकी अटेंडेंस भी देखते रहते हैं कि सारे विटनेसेस आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज, अब कोर्ट के पास पावर है, वो अक्यूज को बुलाएगा। अब वो अक्यूज को एक मौका देगा अपनी स्टेटमेंट बोलने के लिए विदाउट विदाउट ओथ का मतलब होता है कि एक बार चलो उसको अपॉर्चुनिटी दे दो। मैंने बोला ना कि हम चाहते हैं कि वो बंदा कैसे भी करके सोसाइटी में दोबारा से नॉर्मल पर्सन जीना चालू कर दे। हम उसको नेसेसरीली जेल नहीं भेजना चाहते, या फिर नेसेसरीली उसको ट्रायल पर नहीं चढ़ाना चाहते। हम चाहते हैं कि बंदा दोबारा से सोसाइटी में मिल जाए, दोबारा से रिफॉर्म हो जाए, उसको सजा ना देनी पड़े। ठीक है, इतना प्यूनिटिव नहीं है हमारा सिस्टम। ठीक है, जितना देखो ना, जो बाकी कंट्रीज में, ईरान में आई फॉर एन आई, वैसी चीज नहीं होती इधर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे दैट बंदा इज एग्जामिन्ड विदाउट ओथ। विदाउट ओथ में अक्यूज बोलेगा नहीं मैंने नहीं करा, उस टाइम ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं उधर था ही नहीं जब वो ऑफेंस हुआ था, वहां पर तो बहुत अंधेरा था, मैं तो कहीं और चला गया था पार्टी में। सो अक्यूज इज गोइंग टू कम एंड से दैट इवन इफ इट्स रॉन्ग और राइट, इट डजंट मैटर, इट्स जस्ट एन अपॉर्चुनिटी दैट इज गिवन टू हिम। और एक चीज हमेशा याद करना, जब याद रखना आई वुड से, कि जब भी हम विदाउट ओथ बोलते हैं ना, विदाउट ओथ का मतलब ये है कि आप उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं करोगे, उसकी बात को सच मानने की कोशिश करोगे। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विदाउट ओथ। इसलिए हम देखो ना, विद ओथ में आप क्रॉस एग्जामिन करते हो, विदाउट ओथ में आप क्रॉस एग्जामिन नहीं करते। यहाँ पे लिखा है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। इंक्रिमिनेटिंग मतलब जो खुद के ही खिलाफ हो। ठीक है, अब आता है डिफेंस एविडेंस। अब होता है कि आपने प्रोसिक्यूशन की बात सुन ली, आपने अक्यूज की बात सुन ली। अब अगर जज को लगता है कि okay, कोई मेरे को सॉलिड एविडेंस ऐसा लगा नहीं है कि ओके बंदे ने क्राइम कमिट करा है, मेरे को लग नहीं रहा कोई सॉलिड एविडेंस, तो जज फाइनली उसको एक्विट कर देगा। उसका रिकॉर्डिंग, ही इज गोइंग टू देन रिकॉर्ड द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ओके, उसको लगता है कि ओके अक्यूज ने क्राइम को कमिट करा है, और मुझे ऐसे लग रहा है, जो इंक्रिमिनेटिंग हो सकता है अक्यूज के लिए, क्योंकि मैंने बोला ना प्यूनिटिव सिस्टम नहीं है इतना, है ना। लोग प्यूनिटिव बोलते हैं, बट इस हिसाब से देखोगे तो प्यूनिटिव नहीं है। क्योंकि प्यूनिटिव का मतलब होता है ज्यादा पनिशमेंट देने वाला, रिहैबिलिटेटिव होता है ज्यादा पनिशमेंट ना देने वाला। ठीक है, इसका ये डिफरेंस होता है दोनों में। इतना प्यूनिटिव नहीं है जितना देखा जाए। अब ऐसा लग रहा है कि ओके अक्यूज ने क्राइम कमिट करा है, जज को लग रहा है ओके, और हमें इसको बचाना है, यू थिंक इट लाइक दैट वे ना, हमें इसको बचाना है, हमें इसको रिहैबिलिटेटिव स्टेट में रखना है, हमें इसको पनिशमेंट नहीं देनी। राइट, ह्यूमन राइट्स एंड ऑल कंसर्न्स, हमें पनिशमेंट नहीं देनी।
फाइनली हम इसको एक और मौका देंगे, और इस मौके में जो डिफेंस होगा, मतलब जिस बंदे ने क्राइम कमिट करा होगा, वो अपने खुद के विटनेसेस लाएगा, वो अपने खुद के एविडेंसेस प्रेजेंट करेगा कोर्ट में, और वो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। Accused may now produce the witnesses, ठीक है, एंड accused is also competent witness under law. कॉम्पिटेंट विटनेस का मतलब, जैसे हमने विटनेस को बुलाया बाहर से, एक्सटर्नली फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, जो पर्टिकुलर पार्टी में कुछ हो रहा था जब फाइनली मर्डर कमिट हुआ था, तो अक्यूज भी खुद का मतलब एविडेंस, खुद भी विटनेस बन सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं इसको लाना पड़ेगा, बट ऑफकोर्स आप जो आपके वो होता है ना, आई वुड से क्रेडिबिलिटी, वो तभी होती है जब आप बाहर से लाते हो। Accused may apply for the issue of process for compelling attendance of any witness. Witnesses produce the cross examined by prosecution. पहले प्रोसिक्यूशन के क्रॉस एग्जामिन हुए थे, अगर आप देखो इस पर्टिकुलर केस में। अब अक्यूज के क्रॉस एग्जामिन होंगे प्रोसिक्यूशन द्वारा, ठीक है। अब वो विटनेस अपने प्रेजेंट कर सकता है। मोस्ट अक्यूज पर्सन डू नॉट लीड द डिफेंस एविडेंस। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इसका जो हमने देखा था ना, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस में जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रूव करे कि उस बंदे ने क्राइम कमिट करा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, है ना। और डिफेंस का काम क्या होता है? डिफेंस का काम यही है, अपने आप को डिफेंड करना। और प्रोसिक्यूशन का काम क्या है? आई वुड नॉट से कि बहुत ऑफेंसिव लगेगा अगर मैं बोलूंगी, बट इट्स काइंड ऑफ हमें प्रूव करना है कि तुमने क्राइम कमिट करा था, ठीक है। और डिफेंस का होता है बस अपने आप को बचाना। उसका ये नहीं होता कि वो बंदा झूठ बोल रहा है सामने वाला, प्रोसिक्यूशन का होता है अपने आप को बचाना। तो इंडिया में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वाला कॉन्सेप्ट है, डिफेंस एविडेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। डिफेंस एविडेंस का मतलब, सॉरी, अक्यूज पर्सन डू नॉट लीड डिफेंस एविडेंस। अगर डिफेंस एविडेंस वाला कॉन्सेप्ट होता है इंडिया में, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस नहीं होता। मतलब जो आपके प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन को प्रूव नहीं करना पड़ता कि उस बंदे ने क्राइम कमिट करा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। रादर अक्यूज्ड को अपने आप को डबल ट्रिपल प्रूव करना पड़ता कि मैंने क्राइम कमिट नहीं करा है, राइट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो इंडिया में है कि प्रोसिक्यूशन अपने आप को, मतलब प्रोसिक्यूशन खुद प्रूव करता है कि सामने वाले ने क्राइम कमिट करा है, ना कि जो अक्यूज्ड बंदा है वो ये प्रूव करता है कि मैंने क्राइम कमिट नहीं करा। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस। अगर आई वुड से क्लास 12 वाली एनसीईआरटी में था गोल्डन थ्रेडबेयर प्रिंसिपल। गोल्डन थ्रेडबेयर प्रिंसिपल जो हमारे इंडियन लॉ का है वो यही है कि कोई पर्टिकुलर केसेस हो गए, जैसे मान लो डाउरी डेथ, अगर बीवी की शादी के बाद विद इन 7 साल हत्या हो जाती है, तो उसको मतलब प्रिज्यूम करा जाता है कि डाउरी डेथ के विद इन ही हुई गैम्बिट में। तो इस केस में पति को एकदम उठा कर ले जाते हैं, है ना। और इस बार जो आई वुड से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस मान लो किसी बीवी को जला दिया, ठीक है, पता चला विद इन 7 साल ऑफ मैरिज, इसको प्रिज्यूम करा जाएगा कि डाउरी डेथ, ये रूल है। पुलिस उठाकर ले गई हस्बैंड को और इन-लॉज को, और जो औरत मर गई है उसके मम्मी पापा केस फाइल कर रहे हैं। अब मम्मी पापा को ऐसा नहीं दिखाना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट किसने मेरी बेटी को मारा है, रादर उस हस्बैंड और जो इन-लॉज है, तो मतलब हस्बैंड के माता पिता, उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमने नहीं करा है पर्टिकुलर ऑफेंस, क्योंकि आप प्रिज्यूम्ड गिल्टी माने जाते हो, राइट, ना कि प्रिज्यूम्ड इनोसेंट। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब होता है प्रिज्यूम्ड इनोसेंट हो, है ना। और आपको प्रूव करना है कि हाँ इस बंदे ने क्राइम कमिट करा है, दैट इज हाउ प्रोसिक्यूशन डज इट। बट यहाँ पर प्रिज्यूम गिल्टी हो, और इस केस में आप प्रिज्यूम गिल्टी बन गए हो अगर आपका जो आपने जो स्टेटमेंट दी थी ना, दैट वाज विदाउट ओथ, अगर वो आपकी इतनी जज को ठीक नहीं लग रही, लग रहा है कि हाँ आप इंक्रिमिनेटेड हो, आपने क्राइम कमिट करा है, सो इन दैट केस आप प्रिज्यूम गिल्टी माने जाओगे, एंड यू नीड टू लीड योर ओन एविडेंस एंड डिफेंस। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। फाइनल स्टेज ऑफ ट्रायल में एग्जामिनेशन ऑफ डिफेंस खत्म होता जाता है, और प्रोसिक्यूशन अपनी फाइनल स्टेटमेंट बोल देता है, और अक्यूज अपनी फाइनल स्टेटमेंट भी बोल देता है। जजमेंट आफ्टर कंक्लूजन, जज अपना स्टेटमेंट प्रोनाउंस करता है। अगर जज को लगता है कि कोई एविडेंस नहीं है, तो अक्यूज को फाइनली क्विट कर दिया जाता है, ठीक है, क्लीन चिट दे दी जाती है। अगर लगता है कि हाँ कन्विक्ट हो गया है, उसको सजा मिलेगी। अब सजा में जो जज है ना, वो अब यहाँ पर ही करता है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को इन्वोक करता है। ऐसा इसलिए क्यों? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का मतलब है रिपीटेड ऑफेंडर्स, लाइक मैंने आपको बोलता है ना हिस्ट्री शीटर, या फिर रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं कुछ लोग। क्या होता है, अगर किसी बंदे ने एक बार मर्डर कमिट करा, वो जेल में रहकर आ चुका है, उसने दूसरी बार मर्डर कमिट करा, वो जेल में रहकर आ चुका है, ये पर्टिकुलर केस तीसरा साल था, तो हो सकता है कि जो मर्डर की सजा है 7 साल, उसको बढ़ाकर आप उसको थोड़ा सा 10 साल कर दो, ठीक है, उसको और सजा देने के लिए, बिकॉज तुम तीसरी बार मर्डर कमिट कर। अगर मान लो ये जो बंदा बी जिसने मर्डर कमिट करा था, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसने फर्स्ट टाइम मर्डर कमिट करा है, फिर फर्स्ट टाइम कोई भी क्राइम कमिट करा है, तो देखा जाएगा अच्छा इसका फर्स्ट टाइम है,
क्योंकि 7 years वाला आपका कॉन्सेप्ट है ना, उसको कम करके आपका 4 years कर दिया जाएगा या फिर 5 years कर दिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द केस, केस टू केस होता है। या फिर हो सकता है आपको चेक करते हैं प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट में कि आपका नाम उधर है या नहीं है। Under CRPC, accused can be withdrawn from prosecution at any time. If the accused is allowed to be withdrawn from the prosecution prior to the frame of charge, there is known as discharge. And दूसरा होता है acquittal। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब इन आपका ट्रायल चालू नहीं होता और इंक्वायरी वाला प्रोसेस खत्म हो जाता है, पता चलता है प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है, उस बंदे को डिस्चार्ज कर देते हैं। अब ट्रायल के बाद पता चलता है बंदे ने क्राइम कमिट नहीं करा, उसको एक्विट कर देते हैं, क्योंकि उस पर चार्ज ऑलरेडी लग जाता है। दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसको एक बार रील पे जाके देख लीजिए। ठीक है, दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज लाइक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं क्रॉस क्यों कर रही हूँ उसको पता नहीं, क्रॉस तो नहीं करी, दिस वाज नॉट माय इंटेंशन एट ऑल। अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द रील, इट्स लाइक आपको बेटर समझ में आएगा। चलो, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कम टू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ ऑथर फॉर कॉन्विक्ट और ऑथर फॉर एक्विट। ठीक है, दोनों ही दोनों क्या है आपके फ्रेंच प्रिंसिपल्स हैं ये जो आते हैं। आई थिंक द वीडियो इज गोइंग लाइक वेरी लॉन्ग। चलो, वील स्टार्ट विद दिस इन द वेरी नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, डू लाइक, शेयर, कमेंट।